हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और आज हम शुरू कर रहे हैं ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। ये आपकी 27 जून की करंट अफेयर्स, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में जो सदन का नेता है वो नियुक्त किए गए हैं जेपी नड्डा। देखिए ये भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा। इन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है पीयूष गोयल का, ठीक है। पीयूष गोयल का इन्होंने स्थान लिया है। आगे देखते हैं, 18वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में जो जेपी नड्डा हैं, इनको स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक विभाग इनको दिए गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, हेल्थ, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये विभाग इन्हें दिए गए हैं। बात करते हैं वर्तमान में जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। ये कांग्रेस अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इन्हें विपक्ष का नेता चुना गया है। चलिए देख लेते हैं राज्यसभा का जो नेता है वो क्या है? वरिष्ठतम मंत्री। जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसको प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जो सबसे सीनियर, वरिष्ठ का मतलब होता है सीनियर, जो सबसे सीनियर मंत्री होता है वो जो राज्यसभा का भी सदस्य हो, तो उसको प्रधानमंत्री के द्वारा क्या है? सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब सदन का नेता क्या है? सदन में सरकारी बैठकों और कामकाज के आयोजन के लिए यह जवाबदार होता है, ठीक है। सदन में जितनी भी सरकारी बैठक होंगी, जो भी कामकाज होगा उसके लिए जो जवाबदार होगा ये सदन का नेता। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो देखिए भारत ने जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें पदक जीते हैं 11, ठीक है। ये आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन देखिए ये किया गया आपका जॉर्डन में। ये अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी। इसमें भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 5 इसमें ब्रोंज मेडल हैं, ठीक है। तो टोटल पदक कितने हैं? टोटल इसमें 11 पदक भारत ने जीत लिए हैं, ठीक है। अब देखिए स्वर्ण पदक विजेता कौन है? भारत की ओर से चारों स्वर्ण पदक महिला देखिए ये जो भारत की ओर से जो चारों गोल्ड मेडल है महिलाओं ने जीते हैं। कौन कौन है? दीपांशी 46 केजी में इन्होंने जीता है, मुस्कान 53 केजी में जीता है, ठीक है। रंजीता 61 में और मानसी लाथर जो है 69 केजी में इन्होंने ये मेडल जीते हैं। अब देखिए यहाँ ना ये पॉइंट जो है ना ये नोट करने योग्य है, ठीक है, कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है उसमें 4 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को और ये चारों ही गोल्ड मेडल महिलाओं ने जीते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसओ काउंसिल की जो बैठक है उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया जाना है? भारत, ठीक है। ये 25 से 28 जून तक आयोजित होगा और ये जो होगा ये 64वीं आपकी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है। कौन सी है? 64वीं ये बैठक होगी, ठीक है। और 25 से 28 जून इसका आयोजन कहाँ? भारत के नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, ठीक है, आपको पता है जहां G20 का सम्मेलन हुआ उसी में इस का आईएसओ का इसकी बैठक का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, इस बैठक में क्या है? 30 से अधिक देशों ने भाग लिया है और इस दौरान मुख्य रूप से क्या है? चीनी और जैव ईंधन सेक्टर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आईएसओ क्या है? आईएसओ एक अंतर सरकारी संगठन है जो चीनी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1968 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो लंदन में है, ठीक है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार देख लिया करें। हेडक्वार्टर एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी इसे हम शॉर्ट में अंकटाड कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में कौन से स्थान पर है? देखिए भारत में एफडीआई के मामले में थोड़ी सी गिरावट आई है, जिस कारण भारत अपने जो पहले अच्छी पद पर था, टॉप 10 में था, परंतु अब वो थोड़ा सा पीछे खिसक गया है। अब भारत 15वें स्थान पर आ गया है। एफडीआई की बात हो रही है, तो आपको पता है एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है कि एक किसी और दूसरे देश की कंपनी, किसी भी बाहर की कंपनी जब हमारे देश में इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। अभी क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो एफडीआई से संबंधित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देखिए एफडीआई प्राप्त करने में सबसे ज्यादा आगे है अमेरिका। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर ये एफडीआई प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है भारत। तो देखिए 2022 में भारत को बहुत अच्छा एफडीआई प्राप्त हुआ था और 2023 में वो घट गया है। और घटा कितना है? ये पूरा 43%, जो एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी मात्रा है। ठीक है, 2023 में ये 2022 के मुकाबले 43% घट गया है। कहने का मतलब है कि 2023 में भारत को केवल 28 बिलियन डॉलर ही इन्वेस्ट मिला है एफडीआई, और 2022 में ये 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, जो अब बहुत ज्यादा घट गया है। और भारत कौन से स्थान पर आ गया है? भारत 2022 में आपको पता है 8वें स्थान से गिरकर 15वें पे आ गया है। 2022 में भारत की जो रैंक थी, 2022 में ये भारत की 8वीं रैंक थी, परंतु अब ये थोड़ा सा गिर गया है इसकी रैंक, और भारत अब 15वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अंकटाड क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक आपको पता है स्थायी संगठन है ये लोगो है आपका यूएनओ। आगे है, स्थापना हुई थी देखिए अंकटाड की 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जो है, उसके लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए जो भूमिगत कोयला गैसीकरण है, इसके लिए योजना शुरू की गई है झारखंड में। ठीक है, बात करते हैं, कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? ऑन साइट कोयला गैसीकरण का जो उपयोग करके कोयले से निकलने वाली गैसों को, कौन कौन सी गैसें हैं? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें क्या होगा? मूल्यवान गैसों में बदलकर इनको यूटिलाइज किया जाएगा, इनको प्रयोग में लाया जाएगा, जिससे वातावरण भी दूषित ना हो, वातावरण भी सही रहे, और उसका गैसों को हम कन्वर्ट करके उनको यूज कर सके। ठीक है, जो भूमिगत कोयला गैसीकरण है यानी यूसीजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक है, इसमें कोयले को खदान में, यानी कि जहां से हम जैसे खोद के मिट्टी से निकालते हैं, खदान में उसी में जलाकर गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? उसी को उसको वही जलाकर कोयले को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस गैस को यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत और किस देश के मध्य रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी इसे हम शॉर्ट में कहते हैं रिलोस को मंजूरी दी गई है? तो ये किसके साथ हुआ है? भारत का ये मंजूरी मिली है भारत और रूस की। ठीक है, जो रिलोस है यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ये एक समझौता है जो भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों और बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक और सहायता उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो देखिए अन्य देश क्या है जिनके साथ भारत ने ऐसे ही समझौते किए हैं? ऐसे और भी देश हैं, वे हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया भी ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ने ऐसे समझौते किए हैं। रिलोस की बात कर लेते हैं। ये युद्ध और शांति यानी युद्ध दोनों ही कंडीशंस में, ये युद्ध और शांतिकालीन मिशनों के दौरान घरेलू बंदरगाहों, सैन्य अड्डों से दूर सेवा देते समय युद्धपोत और विमानों को क्या क्या प्रोवाइड कराएगा? ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, जहाजों की बर्थिंग और सैनिकों के लिए राशन। देखिए ये एग्रीमेंट केवल शांतिकाल के लिए ही नहीं है, ये एग्रीमेंट ऐसा है कि यदि युद्ध के समय भी भारत को आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं उनमें और हमारे जो सैनिक अड्डे हैं
उनमें और हमारे जो लड़ाई के दौरान जितने भी युद्धपोत और विमान होंगे उनको ये फ्यूल प्रोवाइड करवाएंगे, ईंधन प्रोवाइड करवाएंगे, स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है युद्ध के दौरान, उनकी जरूरतें पूरी करेंगे, या राशन, बहुत सी चीजें जरूरत होती है सैनिकों के लिए, उन सब चीजों की वहां ये उपलब्ध करवाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक आयोजित की गई। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए जो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता है ये आपकी की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, यानी वित्त मंत्री के द्वारा। और ये जो हमारी 53वीं बैठक है, तो इस 53वीं बैठक की जो अध्यक्षता की है वो है हमारे जो वित्त मंत्री हैं अभी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने ये चेयर की। ठीक है, तो आपको पता है ये 53वीं बैठक थी। ये क्या है? एक टाइप ऑफ टैक्स रेजिम, यानी एक प्रकार की टैक्स व्यवस्था है जीएसटी। ठीक है, आपको याद रखना है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जीएसटी 101वां संविधान संशोधन आपको याद होना चाहिए। 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, या जीएसटी जब लगी है उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो वो किया गया है आपका 101वां। इसको तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये संशोधन कब हुआ था? 2016 में। और लागू कब से हुआ है? जीएसटी कब से लागू हुई है पूरे देश में? 1 जुलाई 2017 से। आगे देखते हैं। आपको पता है ये हम जीएसटी की बात कर रहे थे, अब हम जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसको राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A1 के अनुसार स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 33 सदस्य हैं, 2 सदस्य सेंट्रल से होते हैं और 31 राज्यों से होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से। अध्यक्ष आपको पता है केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं, आपको पता है, तपन कुमार डेका। पहले यही थे तपन कुमार डेका। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये 2025 में अब हमारे नए इंटेलिजेंस ब्यूरो बनेंगे। फिलहाल जो आईबी के अभी चीफ हैं वो आपके तपन कुमार डेका हैं। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश काडर के 1988 बैच के जो हैं आईपीएस ऑफिसर हैं और इन 2023 में आईबी का चीफ नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो महासचिव हैं भरत लाल, इनको भी एक्सटेंशन दे दिया गया है, इनको भी 1 साल बढ़ा दिया गया है। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव। चलिए हम आईबी की बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो ये क्या है? भारत की एक खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी सन 1887 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में आग लग गई थी। आपको पता है इस आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए ये आग लगी थी और ब्राजील ने इसमें आपातकाल की घोषणा की है। आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्रभूमि है इसका नाम है पेंटानल। ठीक है, यहाँ बहुत भीषण आग लगी है जिसके चलते ब्राजील ने आपातकाल की यहाँ घोषणा कर दी है। इसका उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि, नाम है इसका पेंटानल। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि क्षेत्र है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो देखिए ये इसकी जो स्थिति है केवल एक देश में नहीं है, ये 3 दक्षिण अमेरिकी देशों में है। कहाँ कहाँ? बोलीविया, ब्राजील और पैराग्वे। इन तीनों देशों में मिलाकर ये जो हमारा सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि है ये इन तीनों क्षेत्रों में फैला है। वर्ष 2000 में क्या हुआ था? पेंटानल के एक छोटे हिस्से को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था यूनेस्को द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए आपसे पूछा गया भारत ने कुल कितने स्वर्ण गोल्ड मेडल आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें भारत ने, आपको पता है, गोल्ड मेडल जीते हैं 19 इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। जबकि टोटल पदकों की बात करें तो भारत ने इसमें 32 पदक जीत लिए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है ये फ्रांस में आयोजित किए गए फ्रांस के सेंट ट्रोपेज, ये 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन यहाँ किया गया था। ठीक है, इन्हें हम मेड गेम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें दुनिया भर में मेड गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? दुनिया भर के चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गेम का आयोजन है।
और पहला मेड गेम्स कब हुआ था? 1978 में फ्रांस के कॉन्स में ये आयोजित किया गया था। ठीक है। भारत ने इसमें 32 पदक जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 4 इसमें ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीत लिए हैं। बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने 35 वर्ष से अधिक पुरुष वर्ग में 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर क्रॉस कंट्री। देखिए इन्होंने कितनी ज्यादा रनिंग की है, आप जरा सोचिए। ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं, नाम है इनका संजीव मलिक। 5 मेडल इन्होंने जीते हैं, 35 वर्ष से अधिक की आयु में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए 800 मीटर रनिंग, 1500 मीटर रिले, 3000 मीटर, 5000 मीटर और क्रॉस कंट्री। ठीक है। इसमें इन्होंने 5 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में आपकी इतना ही। ये आपकी 27 जून की करंट अफेयर्स थी। ठीक है। बाकी कुछ आपकी जो एक ज्यादा नहीं है, 2-3 क्लास ही मुझे लगता है बची हैं, वो जल्दी से आपकी अपलोड कर दी जाएंगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।